आज से 25 साल पहले जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, स्टॉक मार्केट में काम किया करते थे, तो एक उस समय सबसे बड़ा एडवांटेज जो बड़े लोगों को हुआ करता था, वो हुआ करता था इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस का। लेकिन आज वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट के आने से। तो उस समय तो बहुत ईजी था कि किसी मैनेजमेंट से यदि आपकी दोस्ती है तो वहां की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलना और उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज हुआ करता था, जो बॉम्बे वालों को या अब बड़ी कंट्रीज में, बड़ी सिटीज में रहने वालों को एडवांटेज होता था। लेकिन आज चूंकि वो एडवांटेज नहीं है, तो हम जो छोटी सिटी में रहते हैं और वो जो बड़ी सिटी में रहते हैं, दोनों एड पा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन करने की इंटेलिजेंस ही आपको सक्सेसफुल या फेलियर बनाती है। लेकिन यहां एक और बात है, कुछ स्ट्रेटजी जो उस समय रेलेवेंट नहीं थी, आज रेलेवेंट हो गई है। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो आज बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखती है। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसी मोमेंटम स्ट्रेटजी की जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, या सिर्फ चार्टिस्ट बात करते हैं, लेकिन उस वे में बात नहीं करते हैं जिस वे में मैं आपको बहुत लॉजिकल और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई न चार्ट यूज करूंगा, न कोई मोटी बात यूज करूंगा, न कोई कैंडलस्टिक यूज करूंगा। सिंपल वे में आपको वो बात समझाने की कोशिश करूंगा जो एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी आराम से समझ सकता है। तो चलते हैं और सुनते हैं। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम, जी हाँ, उनका एक आपने कोट सर सुना होगा कि इन शॉर्ट रन मार्केट इज ए वोटिंग मशीन व्हाइल इन लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। ये वोटिंग मशीन क्या होता है? इलेक्शन का टाइम आ रहा है, जब इलेक्शन में हम वोट करने जाते हैं तो उस मशीन को वोटिंग मशीन कहा जाता है। तो शॉर्ट रन में मार्केट उसकी तरह बिहेव करता है, जबकि लॉन्ग रन में वेटिंग मशीन, यानी कि जो आप और हम वजन करते हैं हमारा, उस समय कौन सी मशीन यूज होती है और उसमें कितना फ्लक्चुएशन होता है, या उसमें फ्लक्चुएशन होने में या हमारे वजन को कम ज्यादा होने में कितना फर्क पड़ता है, वो इस बात को डिसाइड करता है कि मार्केट क्या है। यानी कि शॉर्ट रन में यदि हम देखा जाए तो मार्केट वोटिंग मशीन की तरह बिहेव करती है। ये वोटिंग मशीन क्या है? वो हमारे सेंटिमेंट को बिहेव करती है। आपने देखा होगा कई बार इलेक्शन के टाइम पर सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, और 3 महीने पहले सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, 6 महीने बाद में सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, या 2-3 महीने में सेंटिमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो इसका मतलब वोटिंग मशीन की क्वालिटी क्या है कि वहां सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज होते हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट यहां से डिराइव होते हैं, न कि हमारे फिजिकल हेल्थ से या फिजिकल वजन से। और यहां आपको पता है कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स के कारण हम हमारे थॉट्स को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं और इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं कि आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले वो कौन से 60,000 थॉट्स मेरे दिमाग में आए थे, शायद उनमें से 6 थॉट ही आज हमारे दिमाग में रह पाते होंगे। वही स्टॉक मार्केट में होता है, वोटिंग मशीन की तरह रोजाना सेंटिमेंट चेंज होता है, रोजाना मोमेंटम चेंज होता है। तो अकॉर्डिंगली वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर स्टॉक्स की क्वालिटी चेंज होती है, या सिलेक्शन जो हम बाई करना चाहेंगे वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेडर्स मार्केट या मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग मार्केट में या वोटिंग मशीन वाले बिहेवियर में हमारा रोटेशन बहुत फास्ट होता है। नंबर दूसरी बात, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वोटिंग मशीन में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ हमारे थॉट्स जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के कारण हम उसको वेटेज दे देते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे माइंड के बिहेवियर को। वही स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि आपका स्टॉक जो यहां बाइंग लिस्ट में आ रहा है, या मोमेंटम बाइंग लिस्ट में आ रहा है, या टेम्परेरी बाइंग लिस्ट में आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी में उतना अच्छा हो जितना कि फंडामेंटल एनालिसिस या वेटिंग मशीन के केस में हो। तीसरा, क्योंकि ये सेंटिमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो ऐसे में रोटेशन भी बहुत फास्ट होने वाला है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि ये वेटिंग मशीन का मतलब कि जहां हमारा वेट किया जाता है, तो वेट आप समझ सकते हैं उतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, या उतनी जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता है जितनी जल्दी की एक वोटिंग मशीन में थॉट प्रोसेस या हमारे थॉट्स का जितनी जल्दी चेंज होते हैं। तो ऐसे में जो वेटिंग मशीन है वो एक तरह से फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ इंडिकेट करती है, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होने में टाइम लगता है। हर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल रिजल्ट्स आते हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट आते हैं, उसके बाद में फंडामेंटल चेंज होता है। इसी तरह हमारा वेट भी धीरे धीरे ही चेंज होता है, और उसी तरह जब फंडामेंटल कम आएंगे या फंडामेंटल क्वार्टरली बेसिस पे ही चेंज होंगे, तो हम क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक को चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की जरूरत रखते हैं। दूसरा, यदि वेटिंग मशीन स्टाइल में यदि हमें इन्वेस्टिंग करना है, इसका मतलब क्या होगा कि वो बार बार रोटेशन हमारा कम होने वाला है। तीसरी पॉइंट ये हो गया कि यहां पर
कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। जबकि हम वोटिंग मशीन स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इमीडिएट रिजल्ट तो अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके हो सकता है कि यदि हमने रीशफल नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वहां हमें रोटेशन फास्ट की जरूरत है, जबकि यहाँ यानी कि बेंजामिन ग्राहम के स्टाइल में, फंडामेंटल इन्वेस्टर के स्टाइल में हमें स्टे इन्वेस्टेड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है 3 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल में हमारे चाहे अनुसार रिटर्न जनरेट नहीं करे कोई भी स्टॉक। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही उठता है, क्या वोटिंग मशीन की तरह इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या वेइंग मशीन की तरह इन्वेस्टमेंट करना जो वेट करती है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करना कोई भी ना राइट है ना रॉन्ग है, सभी राइट है सभी रॉन्ग है। डिपेंड ये करता है कि आपकी स्टाइल क्या है या आप किस में कंफर्टेबल है। यदि आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें तो ये भी एक स्टाइल है और वो भी एक स्टाइल है। दोनों में से जो आपको बेनिफिट दे सके वहां होना चाहिए, या एज ए डाइवर्सिफिकेशन दोनों स्ट्रेटजी में आपको होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं वोटिंग मशीन स्टाइल इन्वेस्टिंग क्या हुआ। इसमें क्या होता है कि सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं कि कोई भी स्टॉक का 10 डे, 20 डे, 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज है। यदि कोई भी स्टॉक का ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक इस समय मोमेंटम में है, क्योंकि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 डे मूविंग एवरेज, इसका मतलब स्टॉक मोमेंटम में, लॉन्ग टर्म तेजी में। इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ उन स्टॉक की बेटर रहेगी इस रेस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल। सपोज एक एग्जांपल लीजिए आप, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों स्टॉक है, दोनों के फंडामेंटल या ईपीएस ग्रोथ बराबर है, लेकिन फिर भी कोई एक स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है मार्केट प्लेस में, दूसरा स्टॉक कंपैरेटिवली कम परफॉर्म कर रहा है, जबकि फंडामेंटल बेटर है। तो एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बल्कि आप ये पसंद करेंगे कि मैं वो स्टॉक लूं जिसने अभी परफॉर्म नहीं किया है, जो कंपैरेटिवली चीपर है। लेकिन दूसरी तरफ मोमेंटम इन्वेस्टर यानी कि वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टर ये प्रीफर करेगा कि जो स्टॉक चल रहा है उसी में रहो, क्योंकि वो ही हमें इमीडिएट रिटर्न देगा। आप क्या देखते हैं, जब एक रनर भागता है तो इनिशियली वो धीरे भागता है, लेकिन धीरे 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 स्पीड पकड़ते पकड़ते जब उसको लंबी रेस करनी होती है तो वो बाद में जाके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। तो इसका मतलब क्योंकि वो मोमेंटम में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार मोमेंटम में आ गया तो जल्दी से रुकता नहीं है। उसी तरह से कोई स्टॉक पहले तो मोमेंटम में नहीं आता है, यदि आ जाता है तो वो जल्दी से रुकता नहीं है, इसका मतलब वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आइए हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो इंडिया में 2 इंडेक्स है, एक तो निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स जिसने सिंस 2005 अभी तक 18% सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन दूसरा इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, सेम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है और लेकिन मोमेंटम बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करता है। उसका 2005 से अभी तक का 50% रिटर्न है, कहां 18%, कहां 50%। लेकिन क्या ये सिर्फ इंडिया में ही वर्क कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, हम MSCI वर्ल्ड इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 1994 से लेकर अभी तक यदि हम देखते हैं तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने 9% का रिटर्न दिया है, जबकि दूसरी तरफ MSCI वर्ल्ड मोमेंटम इंडेक्स ने इसी पीरियड में 18% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब यदि हम मोमेंटम के साथ में रहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न हमारे पास ज्यादा है। लेकिन ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यहां हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो यहां यदि आपको इस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप लिमिटेड कुछ ऐसे फिल्टर लगा लें, अपने फंडामेंटल फिल्टर या मार्केट कैपिटलाइजेशन के फिल्टर, माइक्रो कैप स्टॉक हटाना चाहते हैं वो हटा लीजिए, या इस तरह के कुछ बेसिक फिल्टर लगा लीजिए जो आप चाहते हैं कि मिनिमम फंडामेंटल क्वालिटी होनी चाहिए। जिसमें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपका स्टॉक एटलीस्ट 10% रिटर्न ऑन इक्विटी देता हो, एक ही फिल्टर लगा लीजिए और साथ में एक वॉल्यूम का फिल्टर लगा लीजिए। 2 फिल्टर लगाने के बाद में जो 500-700 स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे आउट ऑफ 5 और 6,000 स्टॉक्स, बस वो आपके रडार पे हो गए। तो आपको उन 500-700 1000 स्टॉक्स में काम करना है। दूसरा पॉइंट, सपोज हम ले लेते हैं कि 1000 स्टॉक्स ही हैं, 1000 स्टॉक्स में से वो स्टॉक्स जो 10, 20, 50 एंड 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज, सब छोटा एवरेज ऊपर चल रहा है, वो आपके फिल्टर में आ सकते हैं। वो चाहे आपको 10 डेली मूव, वीकली और मंथली तीनों में अब चल रहा हो तो ये एडेड एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो आप लेना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में भी बुलिश हो और साथ में शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हो। ऐसा नहीं हो कि लॉन्ग टर्म तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ दे रहा है, तो 10 डे 20 डे से ऊपर हो गया और 20 डे 50 डे से ऊपर हो गया तो हम इसमें तेजी में आ जाएंगे। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक डाउन ट्रेंड में, लेकिन यदि हम यही स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है और साथ में नियरेस्ट एवरेज भी अप में जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो और ऊंचा हाइट पे जाने की कोशिश करेगा। हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, तो इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है पिछले 250 दिन ट्रेडिंग डे, या हम 1 साल मान लेते हैं। 1 साल
रनिंग साल की बात कर रहे हैं या 250 ट्रेडिंग डे में कितने दिन इस स्टॉक ने न्यू हाई बनाया है। क्योंकि आप एक बात ये मान के चलिएगा, आप चाहे कितने भी फिल्टर लगा लें, कोई भी फंडामेंटल क्वालिटी लगा लें, कोई भी टेक्निकल लगा लें, लेकिन जो विनर स्टॉक्स होता है उसमें प्रोबेबिलिटी उस क्वालिटी के बाद में 30 to 40% फिर भी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपने कहा कि मैं सिर्फ वही स्टॉक लूंगा जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल 20% या इससे ज्यादा है, तो भी आपके 70% स्टॉक्स ही विनर होंगे, इसमें से 30% इसमें से विनर नहीं होंगे। लेकिन 100% क्या एक क्वालिटी आप बता सकते हैं जो हर विनर स्टॉक्स जो मल्टीबैगर होने वाला है उसमें होना चाहिए या होता है? 100% विनर स्टॉक्स में एक क्वालिटी जरूर होती है, क्या बता सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं। आप कमेंट में लिखिए विनर स्टॉक्स, यदि 100 विनर स्टॉक को आप स्टडी करेंगे तो एक क्वालिटी उन सभी में कॉमन होगी, वो है 52 वीक हाई। वो स्टॉक हमेशा 52 वीक हाई या लाइफ हाई पे चलता रहेगा। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो 100% विनर स्टॉक्स में होती है। तो हम यहाँ दूसरा फिल्टर में ये देखेंगे कि पिछले 250 दिन में इसने कितने दिन नया हाई बनाया। जरूरी नहीं है कि कल सपोज 105 रुपए बंद हो गया, आज 104 रुपए बंद हो गया तो नया हाई नहीं है, लेकिन कल 105 बंद हुआ, आज 106 बंद हुआ, या कल 105 ट्रेड हुआ, आज 106 ट्रेड हुआ, तो नया हाई हो गया ना। आज 110 ट्रेड होकर 103 रुपए बंद हो गया तो नया हाई हो गया ना। तो कितने दिन इसने नया हाई बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है जो ये शो कर रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि मल्टीबैगर होने की बहुत चांस ज्यादा है। और वैसे भी आप ये देख लीजिए, कोई स्टॉक जो 100 रुपए चल रहा है उसको 2000 रुपए होना है, वो हमेशा नया हाई पे चलेगा। और यदि आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बाई ऑन डिपी करते हैं, तो ऐसे में आप सबसे बेस्ट स्टॉक को अपनी किटी से बाहर कर रहे हैं या अपने रडार से ही बाहर कर रहे हैं। यदि आप डिप बायर है तो ऐसे में मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो ये कहता है कि आप डिप बायर बनने की जगह टॉप स्टॉक को बाई करें जो हाई बना रहा हो। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखें, फंडामेंटल्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक जो टॉप बना रहा है वो ऊपर जाएगा, लेकिन जो ऊपर जाएगा वो टॉप जरूर बनाएगा, इतना आप जरूर मान के चलें। इसमें तीसरा पॉइंट, जब स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक और पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सेक्टर भी तेजी में है क्या। जैसे रिसेंट टाइम में हमने क्या देखा कि पीएसयू तेजी में है, ऑल पीएसयू तेजी में है। ऐसे में उस पीएसयू में यदि आपके इस फिल्टर में से निकल के कोई मोमेंटम स्टॉक निकल के आता है तो आप उसको बाई कर सकते हैं, और साथ में आप ये भी कॉन्फिडेंट हो गए कि लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, स्टॉक भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, सेक्टर भी, और पूरा सेक्टर भी अप ट्रेंड में है। तो यहां आपको एश्योरेंस हो गया कि प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर जाने की बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट, क्या इस स्टॉक में इतना वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है? क्या ये ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो सर्किट टू सर्किट चल रहा हो, या तो अपर सर्किट ही चल रहा हो या लोअर सर्किट ही चल रहा हो, जहां आपको न तो एंट्री कर पाओ न एग्जिट कर पाओ? इन स्टॉक से हमें या पेनी स्टॉक से हमें दूर रहने की कोशिश करनी है। नाउ पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन साइजिंग। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। कोई भी स्टॉक में आप कितने % श्योर हैं कि आप राइट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है। सपोज किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, यदि हाई कन्विक्शन है तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो हो सकता है 10% करे, हो सकता है मैक्सिमम 5% करे। ये डिपेंड करता है कि 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में आप मैक्सिमम कितने स्टॉक रखना चाहते हो। जहां तक मैं समझता हूं, यदि इस तरह की इन्वेस्टिंग कर रही हैं तो आप 10 से 20 स्टॉक रख सकते हैं। हम एक आइडियल लेते हैं कि 20 स्टॉक रख लेते हैं, तो इसका मतलब एक स्टॉक में 5% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैक्सिमम वेटेज 5% होगा, तो आपका 20 से 30 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि 10% ही हो तो आपका 10 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन सकता है। इस तरह से आप इसका एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग में स्टॉक के साथ साथ सेक्टर का भी आपने देखा कि पीएसयू ने परफॉर्म किया है या कर रहा है, तो क्या 100% हम पीएसयू में चले जाएं? नहीं। इस केस में आपको सेक्टर का भी एक लिमिट डालनी पड़ेगी कि मैं एक सेक्टर में 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, 30% ज्यादा नहीं करूंगा। कोई ना कोई तो लिमिट आप अपनी सेट करेंगे कि मैं एक सेक्टर में 25% ज्यादा या 35% ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो वही यहां करना होगा यदि पोर्टफोलियो आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं और इस तरह से वोटिंग मशीन की स्टाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो वो स्टाइल से इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टोटल सेक्टर का वेटेज आपको 25-30% से ज्यादा नहीं हो। अब ये पोजीशन साइजिंग और सेक्टर की पोजीशन साइजिंग कैसे डिसाइड करेंगे, ये कई चीजों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोबेबिलिटी, डाउनसाइड की रिस्क कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। क्योंकि लिक्विडिटी यदि ज्यादा नहीं होगी तो आप 5% भी नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है 2-3% ही दे पाएं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, यदि हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक है तो हो सकता है आप 5% तक चल जाए, और लो कैपिटलाइजेशन का स्टॉक है तो आपका अपने कैपिटल का 1-2% ही डाल पाए। तो ये सब चीजें से डिसाइड होगा पोजीशन साइजिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इस स्टडी में एक और रिस्क को हमें ध्यान में रखना होगा कि जब हम मोमेंटम स्टॉक में बाई करते हैं वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई तो चल रहा है,
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक्सटेंडेड हो। एक्सटेंडेड किसे कहेंगे कि वो अपने 10 डे मूविंग एवरेज से 25% से ज्यादा ऊपर हो, 20 डे मूविंग एवरेज से 50% से ज्यादा ऊपर हो, 50 डे से 75% ज्यादा हो, या 200 डे से 100% से ज्यादा हो। ये एक मैंने बेंचमार्क बनाया आपके सामने। तो इस तरह से कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज तो आ रहा है 100 रुपए और स्टॉक चल रहा है 200 रुपए, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। या उसका 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 150 रुपए और स्टॉक चल रहा है 200 रुपए, तो हम थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने का वेट करेंगे या उसको राइट टाइम पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टॉक सिलेक्शन या पोर्टफोलियो मेकिंग का तो हमने स्ट्रेटेजी समझ ली। वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जिसे मैं कहता हूं, तो वो हमने समझ लिया। तो अब हमारे कोई भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 4 पॉइंट हमें डिसाइड करना होता है। व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, हाउ मच टू बाई एंड व्हेन टू सेल। ये सारी चीजें मिलकर एक पोर्टफोलियो बनता है और पोर्टफोलियो का एग्जीक्यूशन होता है। नाउ इस एग्जीक्यूशन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हेन टू सेल। तो व्हेन टू सेल में एक थंब रूल होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, वोटिंग मशीन स्टाइल इन्वेस्टिंग का एक थंब रूल क्या होता है, वो होता है कि लेट योर विनर रन, जो टेक्निकल एनालिस्ट का भी होता है, और लूजर कट डाउन योर लूजर्स। यानी कि जब आपके पास सपोज 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन गया और आपका 11वां स्टॉक आपके अंदर आना चाह रहा है, तो ऐसे में आपको लीस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को बाहर करना है और उसको अंदर लाना है। ऐसा नहीं हो कि आपने मन बनाया है कि मैं 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 11वां भी ले लें, 12वां भी ले लें। आपका हो सकता है 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो, आप 25वां स्टॉक ले लें, 30वां ले लें, जो भी अच्छा लग रहा है लेते रहें और फिर पोजीशन साइजिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। नो, आपको एक रेंज बनानी है कि मुझे 20 से 30 स्टॉक तक की इन्वेस्टमेंट करना है। तो कोई भी नया स्टॉक आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें से एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से लीस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कैसा है उसको एग्जिट करो। जबकि जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को एग्जिट करते हैं। तो यहां यदि एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के लिए ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी को हमें ओवरकम करने की जरूरत होती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यदि किसी स्टॉक में सेल सिग्नल आया, सेल सिग्नल कैसे आ सकता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो मैं एग्जिट करूंगा, या 20 डे 50 डे के नीचे जाए तो मैं एग्जिट करूंगा, या 50 डे 200 डे जिसे हम डेथ क्रॉसओवर भी कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, डेथ क्रॉसओवर या टेक्निकल एनालिसिस में डेथ क्रॉसओवर भी कहते हैं। तो 50 डे 200 डे के नीचे जाए तो मैं एग्जिट करूंगा। जब भी ये सिग्नल आए तो आपको एग्जिट करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ है और आपको 1 करोड़ में ही रखना है, तो आपके पास क्या दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है? क्या आपको ये लगता है कि टेम्परेरी मोमेंटम डाउन हुआ है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप है तो उसको हमें आगे पीछे तो पोर्टफोलियो में रखना है? तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1, इसको टोटली एग्जिट कर जाएं और कैश हाथ में रख लें, या दूसरा जो ज्यादा स्मार्ट लोग एचएनआई लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि उस स्टॉक को फ्यूचर में बेच लेते हैं। यदि वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बेचने से क्या होता है, उनको कम से कम 6% सालाना रिटर्न मिलता है आर्बिट्रेज का। तो इससे क्या होगा कि यदि वो बैंक में कैश रखेंगे उससे बेटर है कि आर्बिट्रेज का 6% रिटर्न लें, और साथ में जब भी वापस उस स्टॉक में एंट्री करनी हो तो फ्यूचर में परचेज कर लें और डिलीवरी अपने पास पड़ रहेगी और डिलीवरी पर टैक्सेशन डिलीवरी का होगा। तो इस तरह से ये दोनों को ले सकते हैं, टोटल एग्जिट या आर्बिट्रेज कर सकते हैं। तो एक कुल मिलाकर ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप अपने इन्वेस्टिंग में एज ए स्मॉल इन्वेस्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि स्मॉल इन्वेस्टर होने के नाते में फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना इजी है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म से ज्यादा बेटर है कि आप इस तरह की इन्वेस्टिंग करेंगे। तो आप यदि कुछ राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, आपको 1 महीने से 3 महीने में आपको पता लग जाएगा और आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। जबकि हम 5-7 साल के लिए कोई इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कि रॉन्ग हो या राइट हो 5-7 साल बाद ही आपको पता लगेगा। तो जो लर्निंग में इन्वेस्टर है उसको ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि ज्यादा उसके लिए काम करेगी और उसका लर्निंग साइकिल शॉर्ट होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो बेटर है जैसा कि हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग बात करते हैं कि हमने जब देखा कि एक इंडेक्स 18% रिटर्न दे रहा है, दूसरा उसी का मोमेंटम इंडेक्स 50% रिटर्न दे रहा है, तो क्यों ना हम सिर्फ डायरेक्ट मोमेंटम इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर ले, ईटीएफ या मोमेंटम फंड में इन्वेस्टमेंट कर ले। तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराए तो आप नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और एक म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरकर हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। जरा इसको फॉर्म को भरिएगा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 20% पोर्टफोलियो इसमें हो सकता है या होना चाहिए। तो दूसरी बात हमने देख लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इंडेक्स के अलावा और कोई ऑप्शन है? क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा, इंडेक्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी क्या स्टाइल है, हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है। इसका मतलब कोई स्टॉक आज यदि वीक हुआ तो वीक होने के बाद में यदि यहां तक आ गया 6 महीने बाद में,
तो वो यहाँ एग्जिट करेगा। जबकि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्नल तो उसने यहाँ वीक का दे दिया था, लेकिन इंडेक्स की रिबैलेंसिंग यहां नहीं करके हर 6 महीने में करना है, तो 30 सितंबर को करेगा, 31 मार्च को करेगा। तो क्या एक्टिव मोमेंटम भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? जी हाँ, कुछ फंड ऐसे भी हैं जो एक्टिवली मैनेज करते हैं। और यदि हम इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें तो डेफिनेटली एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो हमारा जो प्रोसेस बनाया उसमें हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ तक का फॉल भी हमें बच जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स तो उसको रिबैलेंसिंग यहां आके करेगा। तो इतना तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है यदि आप इन्वेस्टमेंट के दूसरे एवेन्यूज तरीके को ढूंढ रहे हैं। तो दूसरा, यदि हम एक्टिव मैनेजमेंट को देखें तो वो और भी बेटर हो सकता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट यदि हम देखेंगे तो इसमें सबसे बेनिफिट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये हिडन जेम्स को पहले खोज के लाती है, ढूंढ के लाती है। हिडन जेम्स कैसे खोज के लाती है कि कई बार क्या देखा है हमने कि फंडामेंटल्स चेंज होने के 6 महीने पहले ही स्टॉक चलने लग जाता है। तो उस समय यदि फंडामेंटल एनालिस्ट यदि कोई होगा तो वो तो ये कहेगा कि ये अभी मेरे फंडामेंटल फिल्टर में नहीं है, लेकिन यहां वो पहले आ जाता है, तो वो अर्ली आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट स्टाइल है। दूसरी बात है, हिडन जेम्स निकल के आएंगे जो बाद में म्यूचुअल फंड वाले या दूसरे फंड हाउसेस वाले या दूसरे एफआईज इंस्टीट्यूशंस ले रही होंगी, तो वो आपको यहां पहले ले सकती है। तीसरी बात, क्योंकि इसमें जब भी कोई सेक्टर या रोटेशन चेंज होता है तो अर्ली सिग्नल यहीं आते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाव भगवान चाहे जो गुजराती में कहा जाता है ना, वास्तव में भगवान है, क्योंकि उसमें सारी न्यूज न सिर्फ इनबिल्ट है बल्कि फ्यूचर को भी आज ही डिस्काउंट करता है 6 महीने को। तो जब भाव में यदि पहले से आपने अप ट्रेंड देख लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज बाद में आने वाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये स्टॉक्स किसी दूसरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको जनरली नहीं मिलते हैं, ये बाद में मिलेंगे उसमें, जब इनके फंडामेंटल ठीक हो जाएंगे, ये अपने आप में कुछ जगह बना लेंगे। तो इसलिए यदि आप कोई भी म्यूचुअल फंड रखते हैं तो ये आपको रिप्लिकेट नहीं करेगा कि हर तरह का फंड का पोर्टफोलियो, दोनों फंड का पोर्टफोलियो सेम है। और चौथी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें ह्यूमन बाइसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि मुझे इन्फोसिस और टीसीएस में सेलेक्ट करना हो, तो मेरा टाटा मैनेजमेंट पे ज्यादा विश्वास हो, तो मेरा थोड़ा बायस तो रहेगा कि मैं टाटा के साथ जाऊं, टीसीएस के साथ जाऊं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन अच्छा है। तो 10-20% जो ह्यूमन बाइसेस आ जाते हैं बीच में, इवन फंड मैनेजर्स के बिहेवियर में भी ये बाइसेस रहती हैं, तो वो यहां से बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पूरा प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें वोटिंग मशीन स्टाइल यानी सेंटिमेंट स्टाइल में ये कौन सा स्टॉक आया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। तो वो हमें फंडामेंटल और टेक्निकल क्रॉस चेक की जगह प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या इस वोटिंग मशीन स्टाइल इन्वेस्टिंग में क्या सिर्फ प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट है? क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है? डेफिनेटली इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आप ये देखिए कि कोई स्टॉक आप यूं जा रहा है तो आप इसको बाई तो कर लेते हैं राइट टाइम पर, और वो ऊपर भी गया, लेकिन जब क्रैक होता है तो यहां आप उसको एग्जिट भी कर जाते हैं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस डाउनफॉल से बच जाते हैं। जब मार्केट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड या मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में होता है तो इस फॉल से बच जाते हैं, लेकिन आप यहां नीचे बॉटम पे बाई नहीं करते हैं। जब वापस बाजार तेज होता है तो आप ये देखेंगे कि इस टाइम पे तो इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन बाजार तेज हुआ तो पहली फर्स्ट रैली वो मिस करता है। क्यों मिस करता है? क्योंकि उस समय तक बाजार का मोमेंटम चार्ट्स में नहीं आता। 10 डे, 20 डे, 50 डे के बाद भी तो मोमेंटम आपके चार्ट पे आएगा, क्योंकि उससे पहले का मोमेंटम गिरा हुआ है। तो ऐसे में वो उस लेग में ये अंडर परफॉर्म करेगा, जबकि इस डाउनवर्ड लेग में वो आउट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है? जब हमारा पोर्टफोलियो टूटता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू टूटती है। यानी कि यदि हमने इसमें बचा लिया और इसमें कम अर्न किया, लेकिन उसके बाद में यहां से इस जगह से यदि हम प्रॉपर अर्न करने लग जाते हैं तो हमें ये रिलीफ देता है। तो हम इस फॉल से बचना और इस फॉल के पेन को अपने आप में बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो कर रहा है, लेकिन इस मोमेंटम को दोबारा से पकड़ने में इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुल मिला के बात ऐसी हुई, सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही है इसमें कि ये नीचे से जब ऊपर आता है उस समय कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म करता है। क्या आप उसको अंडर परफॉर्मेंस को झेलने के लिए तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको चार्ट पे भी बताऊं कि ये इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या सेक्टर कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, या स्टॉक कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी सेक्टर में? तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि हम ये भी जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात कहना चाहूंगा, तो जैसे ही इस वीडियो में 50,000 से ज्यादा लोगों ने यदि देख लिया
तो उस दिन मैं ये दूसरा चार्ट पे भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या आपको पोर्टफोलियो में इस तरह की इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो। यदि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो आपके पास 5 स्टाइल है। कभी आपने सोचा है कि आपका फंड कौन से स्टाइल का फंड है? ज्यादातर लोग ये सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, टॉप 5 फंड। लेकिन देखिए आप, स्टाइल 5 हो सकती है। नंबर 1 वैल्यू स्टाइल, दूसरा ग्रोथ स्टाइल, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, कॉन्ट्रा स्टाइल और उसी तरह मोमेंटम स्टाइल। ये 5 स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास 5 फंड है और पांचों के पांचों वैल्यू स्टाइल के फंड हो। जी नहीं दोस्तों, ये नहीं रखना है। और इसीलिए जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम चाहते हैं कि पांचों स्टाइल के एक एक फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। चाहे वो एक लार्ज कैप हो सकता है, एक मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, मल्टी कैप हो सकता है, फ्लेक्सी कैप हो सकता है, कोई भी कैप में हो, लेकिन स्टाइल भी डिफरेंट होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कोई स्टाइल परफॉर्म कर रही होगी तो हो सकता है आपके सारे फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जब कोई स्टाइल परफॉर्म नहीं कर रही होगी, जैसा कि अभी ग्रोथ स्टाइल परफॉर्म नहीं कर रही है, तो यदि आपने सारे फंड आज से 1-1.5 साल पहले लिए होंगे तो सब ग्रोथ स्टाइल्स में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे, तो वो आपको सब अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज सब बेकार हो गए। और वो जो वैल्यू उस समय अंडर परफॉर्म कर रही थी, आज सब परफॉर्म कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सभी स्टाइल का कॉम्बिनेशन बने। क्या आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में हमारी टीम या हम आपकी मदद करें? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको क्लिक करके फॉर्म भरिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आपका पोर्टफोलियो आपके गोल को देखते हुए आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका पोर्टफोलियो बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, इसमें रोटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जनरली इस तरह की इन्वेस्टिंग बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में मिलती है, या ये पीएमएस में की स्टाइल है। लेकिन क्या कोई म्यूचुअल फंड इस स्टाइल से इन्वेस्टमेंट कर ले और उसके फायदे, मतलब इस स्टाइल से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होगा कि पीएमएस स्टाइल से फंड को इन्वेस्टमेंट कर रहा है और म्यूचुअल फंड के फायदे मिल जाए। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टैक्सेशन। आपके अकाउंट में यूनिट्स आती है, न कि स्टॉक। जब पीछे से फंड मैनेजर उसमें बाई या सेल करता है तो आपको उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, नहीं टैक्सेशन का कोई इंपैक्ट आता है, बल्कि आपको टैक्सेशन का इंपैक्ट सिर्फ तभी आता है जब आप अपनी यूनिट को सेल करते हैं। क्योंकि पीएमएस 50 लाख से स्टार्ट होता है। आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? क्या वो पीएमएस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वोटिंग मशीन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, क्या हम म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। कनेक्ट कीजिए हमारी टीम को और आपका पोर्टफोलियो भी हम बनाएं, ऐसा हमें अवसर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।